नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों हम फिर से लेकर आए आप सभी के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वालों के लिए यहाँ पे एडिटोरिया का मॉडल सेट नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक सेट है दोस्तों आप सभी के लिए, जो भी छात्र 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक बीपीएससी टीचर बहाली में शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 2 को देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को सेट नंबर 1 बता दिया है, तो एक एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एडिटोरिया के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है सारे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे छात्र, और इसी तरीके से जितने भी सेट है दोस्तों इस बुक में, और साथ में आप लोगों को बिहार स्पेशल भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, वीडियो को अंत तक सभी देखना। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं। टोटल आप लोगों को जितने भी 120 क्वेश्चन है वो सारे के सारे बताए जाएंगे इस सेट में, तो अंत तक सभी देखना। पहला प्रश्न है देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है और किस स्थल से बताया गया है कि विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81। देखिए सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना किए थे वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का डी। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है कि भरत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध हुआ था और वो किस नदी के तट पर हुआ था। देखिए भरत और 10 राजाओं के बीच जो 10 राज युद्ध हुआ था वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे? तो पुरुषनी नदी के तट पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऋग्वेद में उल्लेखित है वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। फोर्थ नंबर देखते हैं कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध, जिसको हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, और कितने ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व में? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 4 का सही उत्तर बी। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। देखिए विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य द्वारा शकों को जब पराजित किया उसके उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व है ना, 57 ईसा पूर्व यहाँ तो है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला गया। 57 ईस्वी नहीं, 57 ईसा पूर्व। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विक्रम संवत का आरंभ जो मनाया जाता है वो 57 ईसा पूर्व से। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है यहाँ पे गुप्त शासकों की शासकीय या फिर राजकीय भाषा क्या थी। देखिए गुप्त शासक जो है श्री गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया था, संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। वो अपनी जो शासकीय या फिर राजकीय जो भाषा था उनका वो संस्कृत था। ठीक है, क्या था? संस्कृत। और इसी वंश को ही गुप्त वंश को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 नंबर कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। देखिए एलोरा का गुफा भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये किन्होंने किया था स्थापना? तो ये किए थे कृष्ण प्रथम ने। कौन किए थे? तो कृष्ण प्रथम। ठीक है, जो यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक था। कौन थे? राष्ट्रकूट शासक। तो यहाँ पे 7 का ए। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। देखिए महमूद गजनवी जो है 1009 से लेकर और 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, वो क्यों करता था? इसका मूल उद्देश्य था कि मुस्लिम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? इल्तुतमिश गुलाम था। 10 नंबर किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। देखिए दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो खिलजी था। ठीक है, खिलजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा? डी, जो 30 वर्षों तक ही शासन किया था।
चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। ठीक है, तो अकबर के समय जो था वो टोटल 15 सूबों में विभक्त था। कितने में? 15 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको सही कर लो। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो ये यहाँ पे 12 सूबों में विभक्त था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, सही कर लीजिए। 11 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 सूबों में विभक्त था। ठीक है, इसको 12 बना लो, 15 को 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। 15 नहीं था, 12 सूबों में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित यहाँ पे बताया गया नहीं है। पुर्तगाल सबसे पहले जो यूरोपीय देश था और स्थापना जो किया था प्रथम कारखाना का कोचिन में किया था। डेनिश ट्रैंकोबर में किया था। डच मसूलीपट्टनम में किया था। लेकिन फ्रांसीसी जो थे वो कालीकट में न करके सूरत में किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में। तो यही सुमेलित इसका नहीं है, तो 12 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था आपका जॉन मिंडेल हॉल। कौन था? जॉन मिंडेल हॉल। ठीक है, और ये कब आया था ये भी पूछा जा सकता है। स्थल मार्ग से आया था ये, और ये 1597 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखिए लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जहांदर शाह को। किसको? जहांदर शाह को। तो सही उत्तर 14 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। ठीक है, रंगीला। नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। देखिए बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। कौन थे? मुबारक उद दौला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये किए थे वी.डी. सावरकर ने। किसने? तो वी.डी. सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी। 17 नंबर देखते हैं कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए वेद समाज की स्थापना किया था श्रीधरलू नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17 का डी। और कितने ईस्वी में कहाँ पे किया था? तो ये मद्रास में किया था 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए पाइक विद्रोह जो था ये बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में। कितने ईस्वी में? तो 1917 से 1918 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बंगाल गजट पत्रिकाएं हैं और संपादक या फिर संस्थापक। देखिए बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टम हिक्की। सही है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत राजा राम मोहन राय। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्मिलित गलत है। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे सही है। ABC तीनों का सम्मिलित जो है सही है। ऑप्शन नंबर 19 का डी के साथ चलेंगे। 20 नंबर देखते हैं कि भारत में 3 विश्वविद्यालय था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना जो किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसका सही उत्तर है 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। तो 20 का सही उत्तर क्या हो गया? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, इम्फे या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का बी। चलिए 22 नंबर देखते क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। देखिए घटना सबसे बाद में घटित हुई थी, ये हुआ था आपका सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। ये घटना हुआ था आपका 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये 1845 ईस्वी में से 46 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1856 ईस्वी में। और ये हुआ था 1885 से, ठीक है, 86 ईस्वी में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हुआ था वो आपको 1856 ईस्वी में। तो सबसे बाद में जो घटना हुआ है वो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध ही हुआ था। 22 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अगला है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे वो आपका MG रनाडे, GV जोशी, HS चिपलुनकर, उपरोक्त सभी थे। ये सभी थे, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका डी। 24 नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज यूल थे जो
1888 का यहाँ पे अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो 1905 में तो किया गया था, लेकिन कब? तो 20 जुलाई 1905। ऑप्शन नंबर 25 का सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लंदन में कर्जन वैली की हत्या किसने की थी। तो मदन लाल धिंगरा ने। ऑप्शन नंबर 26 का बी। 27 देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आर दास हो जाएगा 27 का सी। और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1920 के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नागपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पे गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 का बी। 29 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो टोटल 5 था। ठीक है, 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। देखिए, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है आपको चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन नंबर 30 का डी। 31 क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 31 का डी करेक्ट हो जाएगी। 32 देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 1931 ईस्वी को हुआ था। इसी के बाद, इसी समझौता के बाद उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। अगला है 33 कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। उस ग्रह का नाम है मंगल। ठीक है, 33 का ए करेक्ट हो जाएगी। 34 देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है जीरोफाइट। क्या नाम है? जीरोफाइट। ठीक है, कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 34 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। कि वर्मी कल्चर जो संबंधित है वो आपका केचुआ पालन से है। ठीक है, 35 का ए करेक्ट हो जाएगी। 36 देखते हैं कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और किस नदी पे है यहाँ पे? भिलांखना नदी पे। ठीक है, जो उत्तराखंड में है, यूके। 36 का बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अनुसार सिक्किम है। ऑप्शन नंबर 37 का सी। 38 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित यहाँ पे बताना है आप लोगों को। कहा गया है यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो देहरादून सही है ये। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान हिमालय। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो 38 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित जो हुआ था 2005 ईस्वी में हुआ था। तो 39 का ए करेक्ट हो जाएगी। 40 नंबर देखते हैं कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। अगला है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। उसका नाम है मीराबाई चानू ने। ठीक है, 41 का सी। 42 देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो भोपाल में किया गया। ठीक है, 2023 का सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 42 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 43 देखते हैं। कहा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। देखिए, लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने
जो खर्च रखा है वो 45.03 लाख करोड़ का जो खर्च यहाँ पे रखा है। तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 45 देखते हैं कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों में संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। देखिए तो विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? बिहार का हो जाएगा ये, ठीक है। फागू चौहान कहाँ के बने हैं? तो ये मेघालय के बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे वो हो जाएगा आपको शिव प्रताप शुक्ल। क्या हो जाएगा? शिव प्रताप शुक्ल, ठीक है। और बचा क्या आपका? सीपी राधाकृष्णन। तो ये है आपका सिक्किम का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था? तो ये सही उत्तर यहाँ पे 45 का बी हो जाएगा सही। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपका अमिताभ कुमार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 46 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? फिजी में, ठीक है, फिजी देश में। ऑप्शन नंबर 47 का सी। 48 देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? किस देश के राष्ट्रपति हैं ये? उनका नाम बताया किस देश का है? तो ये मिस्र देश के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 48 का डी। 49 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। कौन सा? 40वां। 49 का ए। 50 देखते हैं कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? उसका नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक। 50 का सी। 51 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो है वो संपादित नहीं होता है? वो है आपका प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण जो है वो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य जो है वहाँ पे संपादन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 51 का बी। 52 है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उन रोगों को हम लोग बोलते हैं चिरकालिक। क्या बोलते हैं? चिरकालिक नाम दिया गया है। तो 52 का सी। जैसे हो गया गांठिया, डायबिटीज, दम्मा, ये सारे चिरकालिक रोग हैं, लंबे समय तक रहने वाले। अगला है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक की अगर बात करेंगे तो वह है हरित लवक। 53 का सी करेक्ट हो जाएगी। 54 है यहाँ पे कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? 54 का ए करेक्ट हो जाएगी। 55 देखते हैं कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? देखिए फ्लोएम से खाद्य पदार्थ और जाइलम से जल का परिवहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थों का होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। तो ठीक है, तो 55 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि पादप अपशिष्ट क्या है? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं में। तो इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 56 का डी। 57 देखते हैं कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। देखिए बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो सहायक होते हैं वो है आपका ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। क्या है? ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। 57 का डी। 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है मिल सकता है? वो है आपका अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। 58 का बी करेक्ट हो जाएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो वो है अनंत तक। ठीक है, और न्यूनतम की अगर बात करेंगे वो होता है आपका स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनंत जो हो जाएगा वो दूर तक की वस्तु को। अगला है, कहा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर 60 का ए।
61 है कि विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? देखिए विस्थापन के दर को हम लोग बोलते हैं वेग, ठीक है, और वेग की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है ना। तो 61 का यहाँ पे सी। 62 देखते हैं कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है बताओ? व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। देखिए दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 62 का बी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं क्या कहा गया है कि निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है। देखिए कौन सा लवण का उदाहरण है? HCl, NaCl, KOH या फिर NaOH। तो NaCl जो है एक लवण का उदाहरण है, HCl तो हाइड्रो ये अम्ल हो गया आपका, NaOH आपका क्षार हो गया, KOH भी आपका क्षार हो गया, ठीक है। लेकिन लवण हो गया ये साल्ट NaCl। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो टोटल 10 है। ऑप्शन नंबर 64 का ए। अगला है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सही उत्तर 65 का बी करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। देखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जो अवयव है वो आपका ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 66 का डी करेक्ट हो जाएगी। 67 एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो उसका नाम है H2O। क्या है? H2O जल का। अगला है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? वो होता है आपका CHO। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO, और अल्कोहल में OH, कार्बोलिक एसिड में COOH, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप था, तो यहाँ पे 68 का सी हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? देखिए हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? 17वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 70 का सी। 71 सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर 71 का बी। 72 देखते हैं कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है वो कौन है? देखिए केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो है आपका मंत्रिमंडल सचिव। 72 का बी। 73 देखते हैं कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? देखिए स्थानीय सरकार का मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं। तो यहाँ पे देखो कानून और व्यवस्था जो है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है और बाकी सारे हैं। तो 73 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? जब भी कोई विधायक या फिर सांसद बनता है तो उसके द्वारा शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञा लिया जाता है, वो किस सूची में वर्णित बताया गया है? तो यह है तीसरी अनुसूची में। किस में? तीसरी अनुसूची में। 74 का बी। 75 देखते हैं कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 49 में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये बताया गया है आपका अनुच्छेद 335 में, ठीक है। आरक्षण बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC ST वालों के लिए। अगला है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो यह है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर सी। 78 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए
भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जो आता है वो आता, प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि आता है, तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का परिवहन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये कपड़ा उद्योग, डेयरी, ये चीनी उद्योग, ये सारे आपका कृषि से रिलेटेड है। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये 16.2% है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 निर्धारित विकास की 7 प्राथमिक, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, शामिल है। सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, इनमें से सभी हो जाएगा, तो 80 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 81 देखते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, काफ़ी पुराना है? तो वो सारे हैं आपका खड़गपुर पहाड़िया, तो ऑप्शन नंबर 81 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य में जो द्वीप है वो है रामेश्वरम द्वीप। कौन है? रामेश्वरम द्वीप, 82 का सी। 83 देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो गंगा नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका भारत में बताया गया, तो भारत में गंगा नदी से कम लंबाई है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीन में भी बह जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे गंगा जो है सबसे बड़ी नदी माना जाता है, लंबी नदी। रेगुर, देखो रेगुर मृदा जो है जिसको हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, तो 84 का सी करेक्ट हो जाएगी। 85, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र, ऑप्शन नंबर 85 का बी। 86, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। 86 का ए। 87 है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच जो समय का अंतर होगा वो टोटल 6 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 90 डिग्री देशांतर पार करने में हमको 9 चौके 36, 360, अब बट्टा में 60, तो ये 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 घंटा आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? वह है बेंगुएला धारा। क्या है? बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा जो है वो एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूरब एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 88 का डी। 89 है कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ये है बियर। क्या है? बियर, ऑप्शन नंबर 89 का ए। 90 है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वह है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर 90 का डी। 91 है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। देखिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर 91 का बी। अगला, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? देखिए, कार्बन क्रेडिट का जो है दृष्टिकोण जो शुरू हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो बताया गया था ये कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए ये कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को पता ही होगा, ये था ओजोन के लिए। किसके लिए था? ओजोन जो उसका पट्टी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था समझौता। पेरिस समझौता आपको जलवायु परिवर्तन के लिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये 93 का ए। अगला है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है
शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को वन एवं वन्यजीव मतलब इनमें से सारे हो जाएंगे 94 का डी। 95 है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है। देखिए नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, जो 1982 ईस्वी में इसको मिला था दर्जा। ठीक है, कहाँ पे है, नई दिल्ली में, नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अगला है 96, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो है महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी। 97, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या सभी को पता है 243 243। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, या फिर औद्योगिक नीति, या फिर शिक्षा नीति। तो ये हो जाएंगे आपको सभी चारों, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी 98 का। 99 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। वह है धान का खेत। अगला है पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो ये है चिपको आंदोलन का नारा। ठीक है, याद रखिएगा पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता जो है यह चिपको आंदोलन का नारा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस किए हैं जो एडोटेरिया का सेट था, और 101 से लेकर 120 तक जो है मैथ और रीजनिंग का सवाल था। हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, मैथ और रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसी तरीके का आप लोग की ये सेट नंबर 2 था, इसी तरीके से सभी सेट आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सेट करते रहिए। बाय बाय सभी को।